हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज एक हम नया सोशल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये जो एक्ट है ये बात करेगा द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में ये एक्ट बात करेगा और वो है, उस प्रिंसिपल को कहा गया है अनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी कि छुआछूत। I'm सॉरी। अब देखिए, हमारे समाज में पर्टिकुलरली वैदिक पीरियड के पश्चात क्या हुआ था, जो हमने पढ़ा था, समाज का जो ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी था। हम लोगों ने पढ़ा था समाज में चार बेसिस पर विभाजन किया गया था ऑक्यूपेशन के बेसिस में, जिसमें सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर आते थे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य और चौथे नंबर पे थे शूद्र। अब देखिए, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, ये सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग कंसिडर किए जाते थे। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का था शस्त्र उठाकर लोगों की रक्षा करना जिस क्षेत्र में वो रहते थे, वैश्य का काम था व्यापार करना, बिजनेस करना, और वहीं जो सबसे नीचे दर्जे के जो काम थे वो शूद्रा में एक पर्टिकुलर अनटचेबल ग्रुप्स को दे दिया गया था। यानी कि इस पूरे वर्गीकरण में शूद्र सबसे नीचे आते थे सामाजिक स्तर पर, और जितने भी समाज के जो अशुद्ध या प्रदूषण, इन्हें पॉल्यूटिंग माना जाता था। पॉल्यूटिंग मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इनको देख लेने से, इनका स्पर्श कर लेने से पूरा का पूरा इंसान अपवित्र हो जाता है। ये इनका दर्जा माना गया था वैदिक पीरियड के बाद से। अब हमारा संविधान किस आइडिया पर बना है? हमारा संविधान बना है कि हर मनुष्य क्या है, आर्टिकल 14 जो है वो क्या है, इक्वालिटी के बारे में बात किया गया है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 पूरा का पूरा जो है राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। और इसी में एक पर्टिकुलर संविधान का आर्टिकल है जो है आर्टिकल 17, जिसमें यह कहा गया है कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत हर एक फॉर्म में क्या किया जाएगा, अबॉलिश किया जाएगा, बैन किया जाएगा। और छुआछूत की जो प्रैक्टिस है, यदि ये कोई भी कंटिन्यू करता है तो उसे सजा दी जाएगी, जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। यानी कि संसद जो भी लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा, उसके तहत छुआछूती प्रैक्टिस करने वाले को पनिशमेंट दी जाएगी, सजा दी जाएगी। बात समझ में आई? और उसी के आधार पर क्या किया गया है, ये एक्ट संसद ने लाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो किसी भी प्रकार की छुआछूती, अनटचेबिलिटी को बैन करने का ये एक्ट, इसमें प्रोविजंस दिया गया है। तो जब एक्ट है तो एक्ट में डिटेल में दिया रहेगा कि यदि कोई प्रैक्टिस करता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, अनटचेबिलिटी क्या है उसको डिफाइन किया गया है, और इस तरीके के कानून को, इस तरीके के प्रोविजंस को इस कानून में डिटेल में डील किया गया है। बात समझ में आई? थोड़ा सा हम समझते हैं टॉपिक में जाने के पहले कि अनटचेबिलिटी होती क्या थी। देखिए, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूती एक बहुत ही प्रकार का, एक ऐसा प्रकार का एक सोशल क्राइम माना गया है। सोशल क्राइम क्यों माना गया है, यह बात आप समझिए। सबसे पहले यदि आप देखेंगे, ये मानवता को ही अटैक करता है, ह्यूमैनिटी को अटैक करता है। किसी मानव की जो उसके अंदर ह्यूमैनिटी है, ह्यूमननेस है, उसी को क्वेश्चन करा जाता है। और जो माना जाता है कि सब ह्यूमंस बराबर होते हैं, उस क्वेश्चन को ये डिसरिगार्ड करता है। तो इनका क्या काम रहता है सोसाइटी में, जो सबसे खराब काम माने जाते हैं, सबसे ज्यादा नीचे दर्जे के काम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही काम करने के लिए ये एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, सो ऑल द वर्क्स, ऑक्यूपेशन, कौन सा ऑक्यूपेशन करेंगे, बहुत ही नीचे दर्जे के काम, जैसे कि स्कैवेंजिंग, कोई लाश पड़ी हुई है तो लाश को उठाना, शव को उठाने का काम इन लोग करेंगे। यदि
पहले आपने देखा होगा रेलवे के जो टॉयलेट्स रहते थे वो ओपन रहते थे, तो उसमें जो शौच गिरता था वो ट्रैक से, उसके लिए किसे अपॉइंट किया जाता था? इन्हीं अनटचेबल्स लोगों को, कुछ जाति के लोग ही इस काम को करते थे जो सबसे ज्यादा नीचे थे। इस काम को बोला जाता है मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है? जो अनप्रोसेस्ड शौच को बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर से, हाथ से, बिना मशीन से खुद ही उठाकर क्लीन करते हैं। अब आप सोच लो ये काम जो है कितना ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा यदि इसे एक कास्ट से बंधे हुए, एक जन्म के स्थान पर यदि कोई बंधा रहे और मजबूरन उसे यही काम करने के लिए ही सिर्फ समाज एक्सेप्ट करे। और तो और मैं यदि आपको बताऊं, इनका सिर्फ और सिर्फ स्पर्श तो छोड़िए, इनको देख लेना भी एक खराब एक्ट माना जाता था। इसी वजह से आप देखोगे, जैसे कि यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत, यूपी बिहार में यूपी में पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट लोग हैं। तो यदि आप इनको देखोगे तो यहां पर यूपी में जो हवा चलती है, यदि आप ऐसे देखोगे तो यूपी की जो हवा रहती है आमतौर पर वेस्ट से ईस्ट चलती है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। तो यदि आप इनके गांव का सेटलमेंट देखोगे तो सारी की सारी जो लोअर कास्ट की, शेड्यूल कास्ट की जो झोपड़पट्टी रहती थी वो कहां पर रहती थी? वो पूर्व दिशा में रहती थी। क्यों? क्योंकि हवा, इनकी जो हवा है वो ऊंचे कास्ट वालों के जगह पर नहीं आनी चाहिए। इनकी हवा में यदि हवा भी इनके स्पर्श में आ जाए तो हवा भी प्रदूषित हो जाती थी, ऐसा माना जाता है। तो आप समझ रहे हो ये किस लेवल का डिग्रेडेशन किया गया है इस पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट में, जहां पर अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस की जाती है। कितना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बहिष्कार है जो हमारे समाज में, जो पोस्ट वैदिक काल में अनटचेबल्स के ऊपर इंपोज किया गया है। बात समझ में आई? इसी वजह से आर्टिकल 17 को लागू किया गया, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी बैंड, ये किया गया। और उसी के तहत संसद ने ये एक्ट को पास किया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। बात समझ में आ गई? तो ये जो है ये एक्ट के जनरल इंट्रोडक्शन है। अब इसके एक्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला कहां होता है? हम हमेशा पढ़ते हैं सेक्शन 1 में क्या होता है? विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इन जनरल हमने क्या देखा है, जो भी एक्ट लागू होते हैं वो 2019 के पहले तक कहां पर लागू हुए हैं? पूरे इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में 2019 के बाद से लागू हुए हैं, लेकिन 2019 के बाद कहां पर लागू हुए हैं? पूरा का पूरा इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन यह एक्ट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि 2019 के पहले भी 1955 में जब यह एक्ट आया तभी से यह पूरे के पूरे भारत में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड। अब इस एक्ट का महत्व समझ में आया, क्योंकि यह एक ऐसा सोशल क्राइम था जो मानवता को ही अटैक करता था, उसकी डिग्निटी को, गरिमा को ही समझता नहीं था। ये अनटचेबिलिटी का एक्ट। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ परिभाषाएं जो सेक्शन 2 में दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे एक्ट में ही लिखा गया है नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स। ठीक है, तो सिविल राइट्स को समझने के पहले आप समझिए अनटचेबल्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, उसके बाद ये राइट्स आप समझ जाओगे। तो इन्हें क्या होता था, कोई भी ऐसी जगह, जैसे मान लो प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पर भी पूजा पाठ किया जाता है, जहां पर किसी भी प्रकार की प्रार्थना ऑफर की जाती है, ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप में ये अनटचेबल को एंट्री नहीं मिलती थी। बात समझ में आई? दूसरे नंबर पर बात करें, बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेस होते हैं। ठीक है, मार्केट प्लेस हो गया, बहुत सारे अदर कॉमन एरियाज होते हैं जहां पर भी इन्हें एंट्री नहीं मिलती थी, तो उनकी एंट्री क्या थी? बैन थी। यदि कोई कॉमन एरिया है, जैसे कि घाट हो गया, जैसे कि तालाब हो गया, जैसे कि नदी हो गई, वहां से उनको क्या करने की, पानी लेने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, परमिशन नहीं थी।
बात समझ में आई? ऐसे ही जो भी पब्लिक प्लेसेस थे, क्या वहां पर ये जा सकते थे सबके साथ? नहीं जा सकते थे। इसी वजह से ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल बॉयकॉट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। सामाजिक बहिष्करण का ये एक अत्यंत ही दुर्लभ फॉर्म हो चुका था। इसी वजह से इस एक्ट की जरूरत है। तो यदि हम बात कर रहे हैं सिविल राइट्स के बारे में, तो सिविल राइट्स को कैसे डिफाइन करा जाएगा? ऐसे सारे अधिकार या ऐसे सारे राइट्स जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत को जब हमारे संविधान ने बैन कर दिया गया, तो जो सारे अधिकार इन दलित लोगों को, शूद्र लोगों को मिलेंगे जब अनटचेबिलिटी हर फॉर्म में भारत से बैन कर दी गई है, उन्हीं अधिकार को कहा जाएगा सिविल अधिकार। ठीक है, सिविल राइट्स। तो वो कौन कौन से अधिकार होंगे? ये अधिकार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ये इस एक्ट में नहीं लिखा गया है, बट ये सारे चीजें होंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप विजिट करने मिलेगा, मार्केट और कोई भी कॉमन एरिया प्लेस जा सकते हैं, किसी भी प्रकार से उनका शोषण नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कॉमन एरिया जैसे कि तालाब, घाट, लेक, नदी, ये सबसे ये पानी लेने के लिए अब बाकियों की तरह ही एलिजिबल रहेंगे। ये जो है सिंपल सी बात है। तो सिविल राइट्स का मतलब समझ में आ गया? ऐसे सारे अधिकार जो कि एक शूद्र या दलित जो कि अनटचेबिलिटी को फेस करता था, उसको जो सारे अधिकार मिल जाएंगे अनटचेबिलिटी के बैन हटने से, वो अधिकार कहलाएंगे सिविल राइट्स या नागरिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट। कौन से लोग हैं? ये जो दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या अनुसूचित जातियां जो हैं, जिनको क्या किया जाता है? जिनको अनटचेबिलिटी से नवाजा गया है, जिनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है। तो शेड्यूल कास्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? ये मैंने आपको बताया था पहले ही कि संविधान का जो आर्टिकल 366 है, उसमें क्या किया गया है? एक लिस्ट बनाई गई है। आर्टिकल नंबर 366 में एक लिस्ट बनाई गई है, और इस लिस्ट में जो भी लिस्ट के लोग मौजूद हैं, उन्हें शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। ये लिस्ट कैसे बनी है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, पॉलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। जब पहली बार ये लिस्ट बनाई गई तो क्या होगा? यहां पर प्रेसिडेंट ने इस लिस्ट को एंटर किया, और उसके बाद जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस कौन लाता है? संसद अमेंड करता है उस लिस्ट को, और नई एडेड लिस्ट में कोई भी नाम को ऐड करना हो या घटाना हो तो वो संसद के द्वारा किया जाता है। सिंपल। तो ये आर्टिकल 366 में कहा गया है। शेड्यूल कास्ट, इसी आर्टिकल 366 में जो भी जातियां मौजूद हैं उन्हें शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। सार्वजनिक पूजा स्थल कैसे डिफाइन किया जाएगा? खुद सोचिए। सिंपल सी बात है यार, ऐसी जगह जहां पर पब्लिक क्या करे? पूजा करे। पूजा मतलब क्या हो सकता है? वो भगवान को कुछ अर्पित करे, वहां पर जाके पूजा करे, या किसी भी प्रकार का धार्मिक एक्ट करे, जैसे कि अभिषेक होता है, जैसे कि फूल अर्पित करना होता है। ऐसे प्रकार के कोई भी रिलीजियस एक्ट, धार्मिक एक्ट यदि ऐसी जगह में परफॉर्म किया जाता है तो उस एक्ट को, उस प्लेस को क्या कहा जाएगा? उस प्लेस को प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप कहा जाएगा, यानी कि सार्वजनिक पूजा स्थल ये कहा जाएगा। अब देखिए, यानी कि आपको एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, वो ये है कि या तो ये पब्लिक हो सकती है या तो ये प्राइवेट भी हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है, प्राइवेट कैसे साहब? प्राइवेट में ये कंडीशन होगी, मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है। इस घर के अंदर मैंने क्या किया? साइड में एक छोटा सा टेंपल बना दिया, मंदिर बना दिया। इस टेंपल में क्या कहा गया? इस टेंपल को मैं पूरे के पूरे लोगों के लिए ओपन कर दिया कि भैया समाज का कोई भी वर्ग है वो क्या कर सकता है? यहां पर आके पूजा अर्पित कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बोल दिया? शेड्यूल कास्ट नहीं आ सकते। तो वो भी ऐसा जो एक्ट है ये गलत रहा जाएगा, और इस एक्ट के अंदर मैं पनिशेबल हो जाऊंगा। आगे हम पनिशमेंट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बात समझ में आई? तो इसमें क्या कहा गया है? यदि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएगी, यदि जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसने बाकी सभी जनों के लिए ये टेंपल को या किसी भी नाम से जो स्थल को कहा गया हो उसको बाकी लोगों के लिए ओपन अप कर दिया गया है।
ठीक है, तो बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होगी? ऐसी जगह जहां पर कोई भी धार्मिक सेवाएं परफॉर्म की जाती हो, जैसे कि पूजा ऑफर की जाती हो, और ऐसे जितने भी श्राइन हो। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि आप नॉर्थ इंडिया के मंदिर देखोगे, नॉर्थ इंडिया के मंदिर जो होते हैं मुख्यतः वो पंचयातन स्टाइल के मंदिर होते हैं। पंचयातन स्टाइल क्या होता है समझते हैं? पंच मतलब क्या होता है? पंच मतलब होता है 5। तो यदि नॉर्थ इंडिया के आप टेंपल देखोगे तो ये जो है ये मुख्य टेंपल होता है, और इसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4 छोटे छोटे टेंपल और होते हैं, और ये जो पूरा का पूरा प्रीमाइसेस है ये मंदिर का प्रीमाइसेस है। तो पूजा करने का, प्रेयर करने का सिर्फ गर्भगृह या मंदिर में जहां पूजा मूर्ति रखी जाती वहां पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे कंपाउंड में सभी लोगों को पूजा से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं, पूजा करना या कोई भी धार्मिक सेवा करना यहां पर परमिटेड है, चाहे वो मेन श्राइन में हो या अलग श्राइन में हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जहां पर सभी जन को परमिटेड किया गया है। समझ में आ गया प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3, अब देखिए होता क्या है, यदि मान लीजिए कोई पर्सन को अनटचेबल कास्ट के बेसिस में माना जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है 2 प्रकार की बाधाएं इंपोज की जाती है, डिसेबिलिटी इंपोज की जाती है। एक जो होती है वो होती है सामाजिक डिसेबिलिटी, और दूसरी जो होती है वो होती है रिलीजियस डिसेबिलिटी। ठीक है, निर्योग्यता, डिसेबिलिटी अर्थात निर्योग्यता इंपोज की जाती है। सॉरी देयर वाज पावर फेलियर। कंटिन्यू करते हैं फिर से अपन। हम लोग बात कर रहे थे डिसेबिलिटी की। तो होता क्या है, जब भी अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत होता है, तो छुआछूत की वजह से क्या हो सकता है, 2 प्रकार की निर्योग्यता या अनटचेबिलिटी इंपोज की जा सकती है। एक होता है रिलीजियस और दूसरा होता है सोशल। अब यदि हम रिलीजियस की बात करें, धार्मिक छुआछूत की बात करें, तो धार्मिक में क्या हो सकता है, यदि किसी को अपना धर्म प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है। धर्म प्रैक्टिस करने से कैसे रोका जा सकता है? मान लो वो मंदिर जा रहा है और वहां पर उसे मंदिर में जाने के लिए प्रेयर या कोई भी प्रेयर से एसोसिएटेड सर्विसेज, जैसे कि मान लो शिवलिंग को नहलाना या कोई भी फूल चढ़ाना, इस प्रकार की जो प्रार्थना से संबंधित जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उसे यदि करने से उसे रोका जा रहा है। किस भाव से रोका जा रहा है? छुआछूत के भाव से रोका जा रहा है। और उसी मंदिर में जब बाकी सभी लोगों को ये धार्मिक सर्विसेज करने के लिए परमिशन ग्रांटेड है, ऐसी स्थिति में उसे क्या कहा जाएगा? रिलीजियस डिसेबिलिटी के तौर पर माना जाएगा, यानी कि धार्मिक निर्योग्यता। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो भी पर्सन करता है उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। दंड क्या मिलता है? दंड मिलता है 1 से 6 महीने के बीच का इंप्रिजनमेंट, और जो फाइन है 100 रुपए से 500 रुपए तक का फाइन। अब ध्यान रखिएगा, ये एक्ट कब का है? हमने बात करी, ये एक्ट है 1955 का एक्ट। ठीक है, 1955 में 500 रुपए बहुत था। अब भले ही 500 रुपए की जो वैल्यू है बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है, इसी वजह से ये क्या है, अभी तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही है वैल्यू, बट उस समय महत्वपूर्ण थी। तो ये जो है रिलीजियस डिसेबिलिटी, यदि कोई किसी भी ग्राउंड पर, अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर किसी पर्सन पर इंपोज करता है, तो उसे दंडनीय, वो एक दंडनीय अपराध है इस अधिनियम के तहत। 1 से 6 महीने तक का जेल और 100 से 500 रुपए तक की उसे जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा ही दूसरी जो निर्योग्यता होती है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। इसमें जो हिंदू का मतलब होता है, इनफैक्ट सिर्फ इसी एक्ट में नहीं, आप हमारे संविधान में कहीं पर भी देखोगे तो हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म नहीं होता है, उसमें बाकी जितने भी धर्म हैं, इस्लाम को छोड़कर बाकी सारे जितने भी हैं, बुद्धिस्ट, सिख, जैन भी इंक्लूड हो जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर ही। साथ ही साथ हिंदू धर्म के जो अलग अलग सेक्टोरल डिवीजन है, जैसे कि वैराशिवा, लिंगायत,
एक्चुअली होता क्या है, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें हम धर्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हिंदू में दो प्रकार के मेजर, एक्चुअली तीन होते हैं। एक जिन लोग विष्णु को वर्शिप करते हैं वो होते हैं वैष्णवाइट, एक जो होते हैं शिव को वर्शिप करते हैं, और एक जो है शक्ति को वर्शिप करते हैं। ठीक है, शक्ति में जैसे अपने यहाँ महामाया मंदिर होते हैं, ठीक है, काली मंदिर होते हैं, वो शक्ति में होता है। जैसे रतनपुर का महामाया मंदिर, अंबिकापुर का महामाया मंदिर बहुत फेमस है। ये सारे शक्ति क्लैन, देवी को वर्शिप करने वाला। और इसी में क्या होता है, विष्णु की जो वर्शिप रहती है उसमें कुछ कुछ और होते हैं, लिंगयात, वैराशिवा प्रकार के होते हैं, सब डिवीजन होते हैं। जब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने रिलीजियस डिसेबिलिटी यानी कि धार्मिक क्या किया, निर्योग्यता के बारे में पढ़ा, वैसे ही यदि कोई पर्सन सोशल यानी कि सामाजिक निर्योग्यता किसी भी पर्सन पर इंपोज करता है कि वो एक छुआछूत जाति से बिलोंग करता है, तो उससे भी क्या करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। फाइन उतना ही है, कितना, 1 से 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना देना जा सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं सोशल डिसेबिलिटी की, तो सबसे पहले आप समझो सोशल डिसेबिलिटी, सामाजिक निर्योग्यता क्या है। उदाहरण पे समझो, जैसे मान लो कोई भी पब्लिक प्लेस है, उस पब्लिक प्लेस में उसकी एंट्री ना होने दी जाए। जैसे कि कोई शॉप है, कोई पब्लिक मैदान हो, गार्डन हो, या कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस में जहां पर कॉमन आदमी को आने जाने का प्रावधान है, ऐसे पर्सन को जब नहीं मिले, किस ग्राउंड पर, क्योंकि वो एक छुआछूत अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो क्या होगा, वो एक प्रकार की सामाजिक डिसेबिलिटी होगी, सोशल डिसेबिलिटी या सामाजिक निर्योग्यता। ऐसे ही मान लो घाट का पानी, नदी का पानी, तालाब के पानी से नहाना या उसके पास जाना भी वंचित किया जाए तो भी इसी ग्राउंड में आएगा। ऐसे ही यदि मान लो कोई प्रोफेशन, यदि मान लो कोई व्यापार करना चाह रहा है लेकिन ये नहीं परमिट किया जा रहा है क्योंकि तुम एक नीची जाति से हो, ऐसे ही नहाने से लेकर जो पानी वाला जो हमने बात करी वो सब इसी में आ जाएगा। इसके अलावा यदि किसी रेस्टोरेंट में वहां पर बर्तन में उसके लिए अलग बर्तन दिया जा रहा है, उसे अलग जगह पर बैठाया जा रहा है, तो ये सारी सामाजिक निर्योग्यता के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लो कोई धर्मशाला है, वहां पर एक अलग रूम बनाया गया, या तो उस धर्मशाला में एंट्री नहीं मिली शेड्यूल कास्ट या हरिजन या शूद्र होने के नाम से, तो वो भी क्या है, वो भी इसी के अंदर आता है। यानी कि ऐसे सारे सामाजिक काम जो इस वजह से उस पर्सन को वंचित किए जा रहे हैं क्योंकि वो एक अनटचेबल कास्ट पर बिलोंग करता है, वो क्या कहलाते हैं, वो सारे कहलाते हैं, इसी के अंदर वो सारे आते हैं। ठीक है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में नहीं जाने का या कुछ इस प्रकार के सारे इसमें आ जाते हैं। बात समझ में आ गई। फाइन जो है ये सारे के सारे उतने ही है, 1 से 6 महीने का इंप्रिजनमेंट और 100 से 500 रुपए का फाइन। बात समझ में आई। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन टू हॉस्पिटल, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्टल हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूशन में उसे अनटचेबल होने के कारण क्या हुआ, उसे भर्ती नहीं मिली, तो ये भी क्या है, सिमिलर। आप देखो 1 से 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट, 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भी लगाया जा सकता है कोर्ट। यानी कि कोई ऐसा पर्सन है, वो क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में जहां पर बाकी सभी मरीजों को भर्ती किया जा रहा है उस पर्टिकुलर उपचार के लिए, लेकिन या तो कोई हॉस्पिटल हो गया, या तो कोई डिस्पेंसरी हो गई, या तो क्या हो गया, या तो कोई हॉस्टल हो गया, ऐसी जगह में उसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भर्ती नहीं मिली क्योंकि क्या हो, क्योंकि वो एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है, तो भी ये एक अनटचेबल क्राइम है, ये उसकी सिविल राइट का हनन किया जा रहा है और उसे इतना जुर्माना और जेल तक हो सकती है जिस पर्सन ने ऐसा किया। बात समझ में आई, सिंपल सी बात। ऐसा ही अगला भी प्रोविजन देख लो, सेक्शन 6 कि क्या होगा, कोई ऐसी सेवाएं जो जनरल पब्लिक को मिलती है लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो सेवा शूद्र के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए वो आप सेवा उपलब्ध नहीं करा रहे हो। क्यों नहीं करा रहे हो, जस्ट बिकॉज वो एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है, तो
तो भी क्या लगेगा, उस पर फाइन लगेगा। ध्यान रखिएगा एक चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सर्विस है, जैसे मान लीजिए ये हॉस्पिटल की हमने बात करी या तो हम सर्विस की बात करें, ठीक है, ये जो सारी चीज है इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या देखोगे, एक चीज कॉमनली नोटिस करना कि ये सब कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। बात समझ रहे हो? यदि आम आदमी के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पर यह प्रावधान नहीं लागू होगा। यदि आम आदमी के लिए ये सेवाएं उपलब्ध हैं, नंबर 1, तो क्या किया जा सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल ये किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात समझो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि वो एक अनटचेबल कास्ट का बिलोंग करता है, यदि इस कारण उसे इन सर्विसेज से इन सर्विस से हटाया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, तब और तब ये प्रावधान लागू होते हैं। और इंप्रिजनमेंट जो हमने पढ़ा कितना, 1 से 6 महीने तक की, जैसा भी कोर्ट डिसाइड करे, या फाइन 100 से 500 रुपए तक का बीच का लग सकता है। ठीक है, कॉमन पब्लिक के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तभी और तभी यह प्रावधान लगेगा। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। अब देखो इसी में अगला प्रावधान है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बोलता है कि यदि कोई सेवा के लिए लाइसेंस दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारे यहां छत्तीसगढ़ में, वन ऑफ द बेस्ट है, पूरे के पूरे भारत का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बहुत सारी चीजें देते हैं, राइस देते हैं, कहीं कहीं शुगर मिलता है, कहीं जागरी मिलता है, कुछ इलाकों में दालें भी मिलती हैं। ठीक है, अब इसके तहत सभी को पीडीएस राशन मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, एससी को, किसी एससी को पर्टिकुलर जाति अनटचेबल होने की वजह से मान लो किसी राशन दुकान में राशन नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या कर सकता है, इस सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस या तो कैंसिल कर सकता है, या तो सस्पेंड कर सकता है, या तो रद्द कर सकता है, या स्थायी रूप से उसे टर्मिनेट कर सकता है। बात समझ में आई? तो ये जो है सेक्शन 8 का है। तो कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है कोर्ट, जहां पर ये डिसीजन चला जाता है। और ये तय हो गया कि सेक्शन 6 के अंदर उसने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूती के भांति ही उसने एक शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को क्या किया, अपनी सेवाएं नहीं प्राप्त करने दी। तो उसने क्या किया, उस इंसान का, उस अनुसूचित जाति के इंसान के जो सिविल राइट्स हैं उनका हनन किया, और उसी वजह से उसका जो लाइसेंस है उस सर्विसेज के लिए क्या किया जा सकता है, या तो कैंसिल किया जा सकता है, या टेम्पररी, जैसा भी कोर्ट समझे उस बीच के लिए सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी सजा है ये, उसका पूरा का पूरा व्यापार ही बंद किया जा सकता है यदि उसने ऐसी सेवाओं को अनटचेबिलिटी के बेसिस पर शेड्यूल कास्ट को देने से रोक दिया तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में, जो कि है फॉर ऑफेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी ऐसी कोई भी ऑफेंस किया जो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, ठीक है, वही छुआछूत है या अस्पृश्य था, ठीक है, इनके कारण जो भी किया, तो वो सारी की सारी ऑफेंस में क्या होता है, सजा मिलती है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा कि, अब देखो, जैसे कि कोई भी अनटचेबल माना जाता है तो उसे हमने देखा बहुत सारे अधिकारों से, राइट से क्या किया गया है, उसे वंचित किया गया है, देखा है हमने। बात समझ में आई? अब ऐसी स्थिति में यदि ये अनटचेबल वाले जितने भी प्रोहिबिशंस हैं वो हट गए, तो इन्हें बहुत सारे मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। और यदि किसी पर्सन ने क्या किया, इनके मौलिक अधिकार को एक्सेस करने से या सिविल राइट्स को एक्सेस करने से इन्हें रोकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इसके अंदर क्रिमिनल एक्ट के अंदर माने जाते हैं। तो जैसे कि वो उनकी राइट, जो अधिकार मिले हैं अनटचेबिलिटी के हटने से, वो राइट को करने से रोकते हैं, तो वो आपराधिक माने जाएंगे। साथ ही साथ यदि उन्होंने धमकाया या किसी को मारा पीटी की, या तो क्या किया, ऐसे सब काम में ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हैं, रोका कर रहे हैं कि आप अपने अधिकार को नहीं कर सकते हैं, या तो कोई कारण दे रहे हैं, जैसे मान लो उन्होंने क्या बताया, अपने शास्त्रों के जरिए, हिस्ट्री के जरिए, इतिहास के जरिए, अपने ट्रेडिशन के जरिए क्या किया, अनटचेबल को, छुआछूती को क्या किया, जस्टिफाई किया, और बोला भैया ये तो हमारे
ट्रेडिशन में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये पर्सन को क्या किया जाएगा, ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा। साथ ही साथ वो किसी भी तरीके से, चाहे इशारों में, चाहे बोल के, चाहे लिखकर, ऐसे पर्सन को अनटचेबिलिटी का एहसास दिलाता है, तो भी इसी के अंदर ये उसे कल्प्रिट माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, वही चीज 1 से 6 महीने का जेल और 100 से 500 रुपए तक का फाइन, ये इसके अंदर आता है। कुल मिलाके मैक्सिमम जो प्रोविजन आप देखोगे उसमें यही फाइन है, 1 से 6 महीने का इंप्रिजनमेंट और 100 से 500 रुपए का फाइन, यही जो है नॉर्मली आमतौर पर दिया गया है। लेकिन कुछ हायर प्रोविजन हम आगे देखेंगे और कल के वीडियो में भी देखेंगे, जहां पर कुछ और ज्यादा हायर फाइन और पेनल्टी भी लगती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आगे देखते हैं। अब देखो, ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, ऐसी कोई भी चीज में यदि वो करे तो वो पर्सन को फाइन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। अब देखो बड़ा ही कठिन, अब देखो ये बहुत ही टफ चीज है, ये एक क्रिमिनल लेवल का हायर लेवल पर चले गया। जैसे कि आपने क्या किया, बंधुआ मजदूरी करा दी, जबरदस्ती, और वो भी किस बेसिस में, क्योंकि वो एक नीची जाति का व्यक्ति है, अनटचेबल है, उसकी जाति के बेसिस में आपने क्या कर दिया, उसे कंपल्सरली कोई बंधुआ मजदूरी करा दी, कंपल्सरी लेबर। ठीक है, वो भी उसकी जाति के कारण। जैसे कि हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, शौच को बिना किसी भी तरीके से मैनुअली उठाना, कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था डायरेक्टली अनप्रोसेस्ड फॉर्म में सीवेज का ट्रीटमेंट। ठीक है, जो पशु का मांस है उसको स्किन आउट करना, जो मरे हुए पशु हैं उनको उठा के एक दूसरे से जगह शिफ्ट करना, ये सारे जो काम हैं जो कास्ट के बेसिस में हमारे समाज में कुछ समय से डिफाइन हो चुके थे, और उसी कास्ट के बेसिस में आप उसे मजबूरी क्या करा रहे हो, वो काम करा रहे हो। जैसे कि उम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि गर्भनाल जो होती है, जो बच्चा पैदा होता है उससे जो कॉर्ड से जो जुड़ा रहता है, बाद में काटा जाता है, ये भी एक नीची जाति का काम माना जाता था पहले। हालांकि अब तो ये कम माना जाता है, 1950 के दशक में ये जरूर माना जाता था। इसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजिंग मैंने आपको बताया, शौच को अनप्रोसेस्ड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह फेंकना। ठीक है, ऐसे ही कारकस रिमूव करना, पशुओं की त्वचा रिमूव करना ताकि उससे लेदर वेदर बनाया जा सके। ऐसे सभी काम जो कास्ट के कारण इंपोज किए जाते हैं, उसमें आप देखो यहां पर क्या है, इंप्रिजनमेंट ज्यादा समय के लिए, यानी कि 1 से 6 महीने नहीं बल्कि इसको 3 से 6 महीने कर दिया गया। लेकिन जो फाइन है 100 से 500 रुपए ही बरकरार रखा गया है। तो ये जो है, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं। आप देखोगे ओवरऑल पूरा का पूरा जो एक्ट है वो क्या किया गया है, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए ही ये किया गया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अनटचेबिलिटी की वजह से जो एक्ट है उसे 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, सोशल और रिलीजियस अनटचेबिलिटी। ठीक है, और इनके जो रैमिफिकेशंस हैं वो भी डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग एक्ट के लिए सजा दी गई है। अब नॉर्मली इस एक्ट में आप देखोगे जो प्रोविजंस हैं आपको ध्यान में रखना है कि किसके लिए कितनी सजा दी जाती है, और बाकी सारी चीज आप दिमाग लगा के कि सोशल अनटचेबिलिटी का कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, क्या क्या एक्शन को इसके अंदर डिफाइन किया जाएगा, ये सब आप खुद ही सोच के लिख सकते हो। रिलीजियस डिसेबिलिटी क्या होगा ये भी आप खुद समझ सकते हो। किसी को उसके धार्मिक स्थल पर पूजा ना करने दिया जाए, या पूजा से एसोसिएटेड जितनी भी धार्मिक सेवाएं हैं वो करने से वंचित किया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो रिलीजियस डिसेबिलिटी बन जाएगा, रिलीजियस अनटचेबिलिटी बन जाएगा। ये सिंपल है। तो ऐसे सब चीज करना बहुत आसान है इसमें। बस जो डिफिकल्ट पार्ट है वो ये है कि आपको एक एक प्रोविजन याद रखना है कि इस प्रोविजन में कितनी पेनल्टी है। नॉर्मल जो पेनल्टी है 100 से 500 रुपए है और 1 से 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट है। लेकिन यदि कोई नॉर्मल से ज्यादा क्राइम करेगा, जैसे कि बंधुआ मजदूरी, 1-2 प्रोविजंस और में कल हम देखेंगे जहां ज्यादा पेनल्टी इंपोज की जाती है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आप देखोगे हायर पेनल्टी एंड इंप्रिजनमेंट वुड बी इंपोज्ड। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा। ये सारे जो एक्ट हैं इसे 1-2 बार ढंग से पढ़िएगा, और ट्रस्ट मी आप एग्जाम में अपने शब्दों में लिखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।